हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फिजिक्स क्लासेस। और अब हम बात करेंगे अपने नए लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। उनमें हमने डिस्कस क्या क्या किया था? करंट डेंसिटी, चार्ज कैरियर। अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ के बारे में कितने फार्मूले यूज़ होंगे, क्या फाइनल रिजल्ट होगा। ये क्लास 12th है और इसमें डेरिवेशन के बीच के भी फार्मूले यूज होंगे। कैसे? अगर हम यहां पर बात करें, एक कंडक्टर कंसीडर किया, ये कंडक्टर है, लेंथ है इसकी L और इसका कनेक्शन किससे कर दिया? एक बैटरी से। अब मुद्दा ये होता है कि बैटरी का रोल क्या है? एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, वो भी कंटिन्यूअसली। ये इसका प्लस कनेक्शन है, ये माइनस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा और जो कन्वेंशनल करंट होगी उसका डायरेक्शन ये होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी लगाने से डेवलप होगी उसका डायरेक्शन प्लस कनेक्शन टू माइनस कनेक्शन होगा। करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करेंगे उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी। वो किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, या आप कह सकते हो करंट के ऑपोजिट। आप मेरे एक पॉइंट को समझिए कि मैं कह रहा हूं जितने पॉइंट बोल रहा हूं वो प्रॉब्लम्स में आप यूज करोगे। तो मैंने कहा एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल था, करंट फ्लोस का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी किधर थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, या करंट के, दोनों बातें एक ही हैं, करंट के ऑपोजिट थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन पर यहां पर एक टर्म और आई कि कितना फोर्स लगेगा, कितना एक्सीलरेशन होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा -E, एक्सीलरेशन आएगा F/m, इसे कहेंगे आप -EE/m कह सकते हैं। एक्सीलरेशन, ये एवरेज एक्सीलरेशन है, बार बार टकराएगा। ये रिटार्डेशन नहीं है, ये बता रहा है नेगेटिव कि A का डायरेक्शन E के ऑपोजिट है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इसका होता है A टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी -E टाउ/m। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। आपसे कह दे, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आपसे कह दे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेक्सेशन टाइम में रिलेशन लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। आपसे कह दे माइनस क्या बता रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। आपसे पूछे रिलेक्सेशन टाइम क्या है? दिस इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्करों के बीच का, वो भी एवरेज टाइम इंटरवल, रिलैक्सेशन टाइम टाउ से दिखा रहे हैं। अब हो सकता है E को आप रिप्लेस कर सकते हो V/L में। ध्यान दिया जाए, E इज इक्वल टू V/L। L लेंथ है, V क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रहा हूं मैं? V। तो कितना लिखा? इससे कितना आ जाएगा? आप देखिएगा, VD आ जाएगा -EV/टाउ/mL।
तो फिर Vd की जो वैल्यू है वो आप न्यूमेरिकली भी यूज कर सकते हो, डायरेक्शन की बात आ रही है तो आप विद साइन भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखनी है। एक और टर्म आएगी यहां जिसे कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं, म्यू। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी में क्या करना है? ड्रिफ्ट की, तो ई से ई कैंसिल होगा, म्यू बराबर कितना आएगा आपके पास? माइनस ई टाउ अपॉन एम, ये आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कई इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुके हैं। 1 ये भी यूज होगा, 2 1 याद रखना है, 2 याद रखना है, 3 4 5 इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। करंट बराबर होता है -NEA/VT। करंट बराबर क्या होता है? -NEA/VT। VD की वैल्यू रख दोगे तो कितना आएगा? इसे हटा रहा हूं। VD की अगर आप वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा? I इज इक्वल टू VD -NEA तो आपके पास है, VD कितना है? चाहे तो आप -EE टाउ अपॉन एम ये रख दिए, या आप रख सकते हैं EV टाउ अपॉन ML भी रख सकते हैं, वो रखिए। पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में रखते हैं तो कितना आएगा? यहाँ V हो जाएगा, यहाँ L हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू आएगा -NE² टाउ A अपॉन MLV। तो V अपॉन I कितना आएगा? V अपॉन I आएगा आपके पास ML अपॉन NE² टाउ A। ध्यान दिया जाए, M मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E फंडामेंटल चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, A क्रॉस सेक्शन एरिया। V अपॉन I क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। कितना आ गया? ML अपॉन NE² टाउ A। ये आ गया आपके पास रिलेशन। बोर्ड ने 2 बार क्वेश्चन पुट अप किया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखिए इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, ML अपॉन NE² टाउ A। ध्यान रखिएगा, R की अप्रोच V अपॉन I भी हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, R की अप्रोच V अपॉन I हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वैल्यू R की, लेकिन R V और I पर डिपेंड नहीं करता है। I की अप्रोच ML अपॉन NE² टाउ A भी होगी, और अगर एक और लिख दूं, रो L अपॉन A भी होगी। ये रही रेजिस्टेंस निकालने की आपके पास V अपॉन I, या ML अपॉन NE² टाउ A, या रो L अपॉन A, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कहलाता है ये रेजिस्टिविटी। तो एक बार रेजिस्टिविटी अगर दोनों कंपेयर कर दे तो ये कट जाएगा, रो कितना आ जाएगा? M अपॉन NE² टाउ, ये आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब इतने फार्मूले, मैंने एक डेरिवेशन में आपको बहुत सारे फार्मूले बताए और उनको एक बॉक्स में क्लोज कर दिया। आप मेरे लेक्चर को देखकर समझिए कि सर ने क्या कही
और सारों को एक लाइन में लाइए और प्रैक्टिस करिए कि आप क्या ये सारे जितने बॉक्स बनाए थे लिख सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो आप डेफिनेटली मानिए आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, बोर्ड में ये आएंगे। 3 मार्क्स आपके बोर्ड में आएंगे अगर आपको ये इनका थोड़ा सा यूज करना आता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ये एक न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। एक और बात, ओम्स लॉ वैलिड है फॉर मेटालिक कंडक्टर या मेटल कंडक्टर विद स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। 2 शर्तें लगा दी। क्यों? आर ये कांस्टेंट चाहिए ओम्स लॉ में, और कांस्टेंट तभी रहेगा जब फिजिकल स्टेट कंडक्टर की क्या रहे, सेम रहे। ठीक हो गई बात, उसमें टेम्परेचर भी आ रहा है, तभी कहा गया फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन सेम देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोज थ्रू इट इज कांस्टेंट। अब स्मॉल वैल्यू नहीं लेंगे आप और आप वैल्यू हाई करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर जाएगी, जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और आर क्या होगा, कांस्टेंट ना होकर इंक्रीज कर जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये पूछ ले कि आर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। वैसे ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, फिर भी आपको पता होना चाहिए आर डिपेंड्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर प्रोपोर्शनल एल, आर डिपेंड्स क्रॉस सेक्शन एरिया, आर प्रोपोर्शनल 1/a, आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, 4th पॉइंट आर डिपेंड्स नेचर ऑफ द मटेरियल। अलग अलग मटेरियल यूज करोगे तो n की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, और n है क्या, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब यार यूनिट वॉल्यूम में इसलिए ले रहे हैं, बड़ा कंडक्टर ले लोगे ज्यादा हो जाएंगे, छोटा ले लो कम, मटेरियल सेम है, डिसाइड कैसे करोगे। तो n है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बड़ा कंडक्टर या छोटा कंडक्टर, लेकिन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होगा, और ये देखा जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितना ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी और वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। और बेस्ट होता है सिल्वर, सिल्वर की n की वैल्यू सबसे मतलब मैक्सिमम होती है। तो R की वैल्यू अगर सेम डायमेंशन ली जाए, यानी A भी सेम L भी सेम, अब एक सिल्वर का लिया जाए, एक कॉपर का लिया जाए, एक एल्यूमिनियम का लिया जाए, तो सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा सिल्वर का। लेकिन सिल्वर कॉस्टली बैठता है, इसलिए जनरली हम अपने घर की वायरिंग में सिल्वर का यूज नहीं करते, क्योंकि कॉस्टिंग भी एक मैटर करता है। हम अपने घर में कॉपर की वायरिंग का यूज करते हैं। अब एल्युमिनियम भी है। आपने देखा होगा कि बाहर की ट्रांसमिशन लाइन जो है, जो हाइडल डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई ट्रांसमिशन लाइन है, वो कॉपर की नहीं एल्युमिनियम की होती है। उसका एक रीजन है, कंडक्टर अगर बेटर है दोनों में तो कॉपर है, कॉपर वर्सेस एल्युमिनियम की बात कर रहा है। लेकिन एल्युमिनियम की खासियत है, एल्युमिनियम इज लाइटर देन कॉपर। अब 2 पोल हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है। हो सकता अगर कॉपर का वायर यूज करेंगे तो अपने वेट के कारण वो ब्रेक कर सकता है। एल्युमिनियम उससे लाइट होता है, हल्का होने के कारण हम जो ट्रांसमिशन लाइन में है उसमें एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं। जबकि घरों में वायरिंग कोई दिक्कत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, एक पाइपलाइन में सारी वायरिंग होती है, तो आप कॉपर का यूज करते हो। अब कोई तुम में से क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, सर एल्युमिनियम का यूज कर लें तो क्या होगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बस टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी कि एल्युमिनियम का वायर थिक लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो कॉपर की बेटर है,
कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें जो करंट फ्लो होगी हीटिंग इफेक्ट होगा, तो कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं बर्न ना कर जाए सर्किट, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एल्यूमिनियम का आप यूज़ करिए, आप थिक वायर लीजिए। बोले सर थिक कहीं लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। अगर आप देखेंगे आपके घर के मीटर से और पोल तक की लाइन जरा ध्यान से देखिएगा, वो एल्यूमिनियम वायर है, लेकिन वो थिक है। कॉपर उतना ही रेजिस्टेंस पर थिन मिल जाएगा, आपकी वॉल्स में के अंदर से होता हुआ जाएगा एक पाइप के थ्रू, तो बेटर है कि हम कॉपर वायर का यूज करें। तो ये रहा कंपैरिजन कॉपर और एल्यूमिनियम में। तो मैंने यहां पर आपको समझाया कि रेजिस्टेंस किस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर, फोर्थ नेचर ऑफ द मटेरियल। फिर एक काउंटर क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टिविटी कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। भाई रेजिस्टिविटी मैं आगे फिर से बताऊंगा, फिलहाल यहां मुद्दा आ गया है, रेजिस्टिविटी को अलग से भी डील करूंगा, रेजिस्टेंस की कंडीशंस को अलग से डील करूंगा। फिलहाल रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी डायमेंशन ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर बचे, एक टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ द मटेरियल। क्योंकि रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या आ रहा है, m/ne² टाउ। m वो तो हम बदल ही नहीं सकते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मटेरियल टू मटेरियल भी सेम रहेगा, E सेम रहेगा, n और टाउ ये चेंज होंगे। तो n का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, टाउ काय पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। इसलिए हम 2 फैक्टर का नाम ले रहे हैं, एक नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो बात यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से शुरू करेंगे R के बारे में और रो को हम अलग से डील करेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस लेक्चर को आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो इसको एक एट ए ग्लांस यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, और इन फार्मूलों को यूज करते हुए, इन फार्मूले आप यूज करेंगे तब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है और एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है बेटा, मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बच्चे पेपर टफ क्यों समझते हैं। फिजिक्स का पेपर सबसे ज़्यादा परेशान करता है आपको, क्यों करता है? इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत हैं और फार्मूले भी हैं। तीसरी पॉइंट, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल हो सकता है और पेपर में आ सकता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसे कमांड नहीं करते हैं, और जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ये फार्मूले याद होते ही नहीं हैं और हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। पढ़े होते हैं, हमने रीड किए होते हैं, स्टडी की होती है, लेकिन कमांड नहीं किए होते हैं। तो न्यूमेरिकल की अप्रोच तो आप तभी शुरू करोगे जब आपको उससे रिलेटेड फार्मूले याद होंगे। हकीकत यही है, उस समय पर फार्मूला कैसे यूज होगा और उसमें आने वाली क्वांटिटी की यूनिट्स क्या हैं, ये प्रॉब्लम मोर देन 90% बच्चे फेस करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। तो एग्जामिनेशन हॉल में ये 90% बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और कहते हैं यार ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, और इसे एज ए फिजिकल केमिस्ट्री, एज ए केमिस्ट्री, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री तो न्यूमेरिकल होती हैं, फिजिकल एजुकेशन इग्नोर कर दिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन या आपकी रटने वाली केमिस्ट्री जो भी हो सकती है, उसका पढ़ने का तरीका अलग है। बच्चों फिजिक्स के पढ़ने का तरीका, स्टडी करने का तरीका अलग है। अगर फिजिक्स को आप एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और थोड़ी सी अपनी एक छोटी सी कॉपी या डायरी बनाएंगे एट ए ग्लांस के नाम से, और जो जो आपको यहाँ पर पॉइंट आपकी खुद दिमाग बताएगा कि हमें कितना याद रखना चाहिए पेपर के टाइम में। तो आप अगर पेपर को तैयार कर रहे हैं तो आपको 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। एक थ्योरेटिकल सेक्शन, एक आपका फार्मूले सही से याद हो, फिर आपकी न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम,
ये 3 अगर आपके फ्रंट स्ट्रांग है तो फिजिक्स में यार 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता आपको। ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हम लोग इसको और सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग होता है और हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, मैथ्स का अलग है। मैथ्स का काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन मैथ्स में फार्मूले के बाद सीधे आप एप्लीकेशन शुरू कर देते हो। लेकिन फिजिक्स में आपकी 3 फ्रंट पे लड़ाई होती है। थियोरेटिकल भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, फार्मूले भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन के साथ स्ट्रांग। टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन जिन बच्चों को नहीं मालूम होती वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। और ये क्लास 10th नहीं है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत मायने रखेगी और एक न्यूमेरिकल हर चैप्टर में है। तो फिर आप इस 3 फ्रंट को हल्के हल्के रिवाइज करिए, आपका स्ट्रांग हो जाएगी फिजिक्स। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और इंटरेस्ट भी आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।